अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। रोहन, रोहन, आज के दिन में नशा कर आए हो। तो क्या बुरा किया है? अगर मैंने नशा किया है तो उसकी वजह सिर्फ तुम हो। क्या? मैं कैसे? शादी के मंडप में जो तुमने तमाशा किया वो क्या कम था जो तुम्हें आज के दिन भी तमाशा करना है? अच्छा होता कि मैं तुमसे शादी नहीं करता। अगर मैंने तुमसे शादी की है तो दूसरों के दबाव में आकर, वरना क्या? हाँ, लिसन, अच्छा होता अगर तुम मुझसे शादी नहीं करते, कम से कम मैं तुमसे बच तो जाती। हाँ, शादी के वक्त ही मुझे समझ में आ गया था कि तुम्हारी पसंद मैं नहीं हूँ, कोई और है। किसी और को बुलाया था ना तुमने शादी में। कौन था वो जिसके साथ तुम निपट रही थी? पागल हो गए हो, वो सिर्फ मेरा दोस्त है, समझे तुम? दोस्त? इस दोस्ती का मतलब तो मैं अच्छे से समझता हूँ। आज ही तुम्हारा चरित्र मेरे सामने आया, बेशर्म औरत। मुझे बेशर्म कह रहे हो तुम? मुझे? तुम्हारे जैसे इंसान से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है जो खुद एक नाजायज औलाद है। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुमने मुझे मारा कैसे? क्या कर लेगी? क्या कर लेगी तू? मुझे नाजायज बोलती है? मैं नाजायज नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं नाजायज, समझ गई? मुझे नाजायज बोलती है मुझे। छोड़ मुझे। क्या कर रही है? पागल हो गया क्या? छोटे बहू को अपने कमरे पे लेके जाओ। जी माँ जी। ये क्या कर रहा है? आज ही तुम दोनों की शादी हुई है, आज ही तुम दोनों लड़ने लगे। अगर मुझे पता होता कि ये ऐसी लड़की है तो मैं इससे कभी शादी करता ही नहीं। इसे नाजायज बोलती? नाजायज नहीं हूं मैं, नाजायज नहीं हूं मैं। भगवान जाने क्या होता अगर हम लोग सही वक्त पर ना पहुंच जाते। देवर जी ने तो तुम्हारा गला ही पकड़ लिया था। भाभी जी, मैंने रोहन से शादी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने उसे पहचानने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। तुम्हें तो पहले से ही पता था ना कि देवर जी मानसिक तौर पर बीमार है, उनका इलाज चल रहा है। अब तुम्हें एहसास हुआ होगा कि ये शादी करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है। जरा सोचो, अगर देवर जी तुम्हारा गला दबा भी देते तो भी क्या होता? डॉक्टर तो ये कहता ना कि मानसिक तौर पर बीमार है और उन्होंने ये सब होशो हवास में नहीं किया है। आप सही कह रही हैं भाभी जी। मैं अब इस घर में एक पल नहीं रुकूंगी। नहीं रहना मुझे रोहन के साथ में। वो राजनीति में अपना करियर बनाना चाहता है ना, उसका तो मैं वो हाल करूंगी कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। जा रही हूँ मैं इस घर से, और मैं अभी जा रही हूँ। अरे रुको, अभी कहाँ जा रही हो? जाना ही है तो कल चले जाना। वैसे भी तुम्हारा सारा सामान और बैग उसी कमरे में रखा है। तुम्हारे जैसे इंसान से उम्मीद भी क्या की जा सकती है जो खुद एक नाजायज औलाद है। बाप का नाम बताया तुम्हें? अरे ये इधर से कैसे लेगा? इसके बाप का नाम क्या है? बोलना माँ, मुझे सब नाजायज क्यों कहते? क्या सुमित भैया के पापा मेरे पापा नहीं है? तुम जानना चाहते हो ना कि तुम्हारे पिता कौन है? चंद्रकांत शर्मा, तुम्हारे पिता का नाम। उन्होंने बाद में मुझे और तुम्हें अपनाने से इनकार कर दिया था। नाजायज बनकर नहीं जी सकता माँ। मैं भी चाहता हूँ कि मेरे नाम के आगे मेरे बाप का नाम हो। मुझे कोई नाजायज बोलता है ना माँ, वो करता है कि उसका खून कर दूं।
उसे जान से मार दूं। बेटा, अगर तुझे अपना हक चाहिए ना, तो तुझे अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। अदालत के सामने तुझे ये साबित करना होगा कि चंद्रकांत शर्मा तुम्हारे पिता है, और ये बात सिर्फ डीएनए टेस्ट से साबित हो सकती है। बेटा, छोटी मोटी बातें किस घर में नहीं होती, सब कुछ ठीक हो जाएगा, विश्वास करो मेरा। नहीं मम्मी जी, मैं उस पागल के साथ में और नहीं रह सकती। मैं आपके साथ में हाथ जोड़ती हूँ। कल रात अगर आप लोग टाइम पर नहीं आते तो इस घर में मेरी लाश पड़ी होती। मैं इस घर में अब और मरने के लिए नहीं रह सकती। माफ कीजिए। लेकिन बेटा, पापा, शिखा, पापा, बेटे, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? बाला, बाला, अरे शिखा, मम्मी, शिखा, बताओ तो क्या हुआ? मम्मी वो मैं तो पहले ही कहती थी पागल है वो, साइकिक है। लेकिन शादी का फैसला भी तो तुम्हारा ही था ना। बाला, मालूम वो पागल है, साइकिक है, लेकिन पैसे वाला भी तो है, और चंद्रकांत शर्मा का वारिस साबित हो जाने के बाद वो चंद्रकांत शर्मा की पूरी प्रॉपर्टी का इकलौता वारिस भी तो है, और इसीलिए तो ये शादी हुई थी। बेटी, जब ये शादी हो ही गई है तो निभा लो बेटा, निभा लो। अच्छा ठीक है, अभी आप बस कीजिए। मुझे लगता है उसके ऊपर कोई बाहरी साया है और हमें ना उसे किसी तांत्रिक को दिखाना चाहिए। देखो माला, शादी की जल्दबाजी में तुम दोनों ने शिखा और उसकी कुंडली एक साथ नहीं मिलाई थी। मेरे ख्याल से अब इन दोनों की कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। पापा, उसे ना किसी ज्योतिषी की जरूरत नहीं है, उसे एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। पागल है वो इंसान, पागल, उसे इलाज की जरूरत है। रोहन ने बचपन से लेकर जवानी तक जो नाजायज होने के ताने सुने हैं, इन सब का उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है। इसलिए जब भी वो ये शब्द सुनता है, वो गुस्से में अपने होश खो बैठता है। जय मां काली, महाकाली, भद्रकाली, कपालिनी, जयंती मंगला काली, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। नमो नमः दुर्गे दुर्गाणी, नमो नमः अम्बे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं चामुंडाय विच। तेरे रोहन पे किसी ने तंत्र मंत्र किया है ताकि वो अपने होश हवास में रह सके। उसे पागल बनाने के लिए सब किया गया है। लेकिन महाराज ये किया किसने? किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? किसने किया है? भैरव बताओ, किसने किया? किसने किया? बोल! परम धाम परम ब्रह्म परेशम परमेश्वरम विघ्न निघ्नतरम शांतम पुष्टकांतनंतम। देख इस दिए की लौ को देख, बड़े ध्यान से इस दिए की लौ को देख। उसमें तुझे आकृति दिखाई देगी। उस आकृति को पहचान, पहचान उस आकृति को। उसी ने तेरे रोहन को अपने वश में करने के लिए तंत्र मंत्र किया है। आज रोहन की जो भी हालत है, ये उसी तंत्र मंत्र का परिणाम। देखिए जजमान, आपकी बेटी और दामाद की कुंडली में मांगलिक दोष बहुत है, जिसके कारण उनके अंदर बहुत ही गुस्सा होगा। दोनों में झगड़े भी बहुत होते होंगे, और आपकी बेटी की कुंडली से ज्यादा आपके दामाद की कुंडली में मांगल दोष है, जिसके कारण वो लोग गुस्से में किसी भी हद तक जा सकते हैं। पंडित जी, दोनों का मांगलिक दोष दूर करने का कोई तो उपाय होगा। उपाय तो है, मंगल शांत करवाना होगा।
और मंगल एक बार शांत हो गया तो दिमाग भी शांत हो जाएगा, गुस्सा भी शांत हो जाएगा। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था कि रोहन की दवाइयां बंद नहीं होनी चाहिए, और शराब को तो उसे हाथ भी नहीं लगाना है। किसकी आकृति दिखाई दे रही है? हाँ? किसी महिला की या पुरुष की? साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, पर शायद कोई औरत की ही छवि है। जिस महिला की आकृति तुझे दिखाई दे रही है वो रोहन के बहुत करीब की महिला है। उसी ने रोहन को अपने वश में करने के लिए तंत्र मंत्र किया है। देख इसकी आकृति को, ध्यान से देख, पहचान इसे। इससे दूर रहने की जरूरत है, इस पे नजर रखने की जरूरत है। मैं मंगलवार को मांगलिक पूजा का अनुष्ठान करूंगा, और एक बार वो पूजा पूर्ण हो गई उसके बाद आपकी बेटी और दामाद की जिंदगी में पूरी सुख शांति आ जाएगी। ये बहुत अच्छा रहेगा महाराज। उस महिला ने तेरे रोहन पे जो ये तंत्र मंत्र, काला जादू, टाना टोना टटका किया है, इनको दूर करने के लिए मुझे तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा। तब कहीं जाकर तेरा रोहन तेरे वश में आएगा। आजो बेटा। अरे इतनी देर कैसे हो गई माँ जी? मैं कब से इंतजार कर रही थी। बेटा रायबरेली यही तो नहीं है ना, आने में वक्त लगता है। रोहन कहाँ है? वो बालकनी में बैठे हैं। समझाओ उसे, रिश्ते चलाने से चलते हैं। आप परेशान ना हो माँ, मैंने उसे समझा दिया है। अब वो नहीं होगा जो उस दिन हुआ था। ध्यान रहे, शुरू में बहुत प्यार से पेश आना तुम उसके साथ। रोहन, कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुम्हें सॉरी बोलना चाहती हूँ। माफी मांगने की जरूरत नहीं है। न जाने मैंने भी नशे में क्या कुछ कह दिया। रोहन, क्या ये अफसोस की बात नहीं है? 1 साल से जानते हैं हम दोनों एक दूसरे से प्यार किया, भरोसा किया, उसके बाद शादी की। रोहन, मेरा किसी और के साथ में अफेयर होता तो वो तुमसे शादी क्यों करती? हम दोनों ने एक दूसरे को खुद पसंद किया, उसके बाद शादी की, और शादी के तुरंत बाद विश्वास भी खो बैठे। सही कह रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने भी मुझे बहुत समझाया। तो क्या अब हम दोनों एक दूसरे के साथ प्यार और विश्वास से रह सकते हैं? जो हुआ था वो अब नहीं होगा। भूल गया था कि तुम मेरा प्यार। रोहन, थैंक यू सो मच। मेरे लिए तो तुम ही सब कुछ। अरे भाभी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं देखने आई थी। देखने आई थी? मेरे हिसाब से दरवाजा तो बंद था, तो आप देख कैसे सकते? ये कहिए ना कि आप सुनने आई थी। वैसे क्या सुनना चाहती थी आप? क्या सुना? वैसे मुझे लगता है कि मैं अब आपको अच्छे से समझती हूँ, है ना? भाभी जी, क्या हुआ? कुछ नहीं रोहन, वो क्या है ना, भाभी जी देखने आई थी
कि कहीं हम दोनों में झगड़ा तो नहीं हो रहा। वो क्या है ना, भाभी जी को तुम्हारी चिंता बहुत है ना भाभी जी? अरे आप तो नाराज हो गए। लगता है शिखा को शक है कि मेरे और देवर जी के बीच कोई चक्कर तो नहीं। अगर ऐसा है तो इस शक को थोड़ा और बढ़ा कर देखते हैं। खेल को खुलकर खेलने का मजा ही कुछ और होता है। देवर जी, ये इंश्योरेंस कंपनी से आया है और प्रीमियम बाकी है ना इसका, आखिरी डेट है आज। अरे यार रोहन, तुम एक काम करो, चेक भर दो, जाते जाते तो मैं जमा कर दूंगा। वैसे जेठ जी कैसी पॉलिसी है? अरे बेटा, वो रोहन ने 6 करोड़ की कोई पॉलिसी ली थी। तुम जाओ ना, तैयार हो जाओ जाके। हाँ ठीक है मामी जी। मैं चेक भर सिद्ध मंत्र से अभिमंत्रित ये भभूत है। एकादशी के दिन इसे रोहन को खिला दो। चले? या कैसे गाड़ी चला रहा था? अगर मैं टाइम पर कट नहीं मारता तो पता नहीं क्या हो जाता। It's okay, तुम शांत रहो प्लीज। वैसे रोहन एक बात पूछूं? आप पूछो। तुमने जो 6 करोड़ की पॉलिसी ली है उसका नॉमिनी कौन है? क्यों? अरे क्यों का क्या मतलब है? आफ्टर ऑल बीवी हूं मैं तुम्हारी हर चीज पर मेरा अधिकार होना चाहिए ना। मैं जानती हूँ क्यों आई हुई है। प्रॉपर्टी का लालच, जायदाद का लालच, पैसों का लालच। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो ना तो कभी शिखा को आजमा के देख लेना। रोहन, रोहन, रोहन कहाँ खो गए? रोहन बीवी हूँ मैं तुम्हारी। आखिर तुम मुझे बताना क्यों नहीं चाहते कि पॉलिसी का नॉमिनी कौन है? क्या हम कुछ और बात नहीं कर सकते? कुछ और बात करने का क्या मतलब है रोहन? मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारे रिश्तेदार नहीं हो क्या? देखो, मुझे इस पॉलिसी के बारे में कोई बात नहीं करनी है और दोबारा मुझसे इस पॉलिसी के बारे में कुछ मत पूछना, समझी? ओके फाइन। वेरी गुड। कुछ तो हुआ है, धुआं उठा सा लगा तो जाहिर है आग तो जरूर लगी। क्यों ना इस आग में थोड़ी सी हवा मैं भी दे दूं। देवर जी, ये दवा की शीशी भूल गए थे आप, वक्त पर दवा खा लिया कीजिए। वैसे दिमाग शांत रखने की दवा है ये, लेकिन जितना खाते हैं उतना गुस्सा और बढ़ जाता है। अच्छा देवर जी, एक बात कहना चाहती थी। कल लखनऊ अदालत की तारीख है ना, मेरे भांजे का भी नामकरण है कल, तो मैं सोच रही थी कि मैं आपके साथ चलती हूँ। शाम को साथ में ही घर आ जाएंगे वापस। ठीक है भाभी जी, आप तैयार है ना? हम लोग साथ में चलते हैं। रोहन, कल तुम लखनऊ जा रहे हो ना? तो तारीख है तो जाना ही पड़ेगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी।
तुम्हारा वहां क्या काम है? तुम्हें भाभी को साथ में लेकर जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट तुम्हें मुझे अपने साथ लेके जाने में बहुत दिक्कत है। अरे भाभी को अगर लखनऊ जाना ही है तो अपने पति के साथ जाए, तुम्हारे साथ क्यों जाना है उन्हें? आज मुझे घुमाने लेकर गए थे और कल उन्हें घुमाने लेकर जा रहे हो। बकवास बंद करो। मैं अब चुप नहीं रहूंगी रोहन। आखिर चल क्या रहा है इस घर में? मैं अच्छे से जानती हूँ रोहन, वो 6 करोड़ की पॉलिसी भी तुमने उन्हीं के कहने पर ली होगी और उसका नॉमिनी भी भाभी को ही बनाया होगा। इसलिए मैं रात पूछने पर तुमने नहीं बताया कि पॉलिसी का नॉमिनी कौन है। आखिर रिश्ता क्या तुम्हारा उनके साथ में? चुप रहो वरना अच्छा नहीं होगा। उन्हें क्या अच्छा नहीं होगा? तुम्हारे साथ में उनका जो रिश्ता है वो नाजायज ही कहलाएगा और तुम क्या उनके साथ मिलकर अपने जैसे एक नाजायज औलाद पैदा करना चाहते हो? चुप चुप। कभी नहीं सुधर सकते, तुम हमेशा बुरे आदमी रहोगे। क्या कर रहे हो तुम लोग? मां ले जाओ इसे यहाँ से, वरना मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा। ले जाओ इसे। अरे तुम लोग पागल हो गए हो? तुम दोनों को संभालने के लिए कोई चाहिए क्या तीसरा? कल मत जाना मुझे, कैसे छोड़ के जाऊंगी ऐसी हालत में? समझ में नहीं आता। तो चल वो मेरे साथ। इतने बड़े हो गए लेकिन आखिर तुझे हो क्या जाता है? भाई प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। क्या? हाँ माँ, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहना चाहती। मैं आज ही घर वापस आ रही हूँ। बहुत हो गया। नहीं नहीं शिखा, थोड़ा सब्र से काम लो। देखो तांत्रिक महाराज ने कहा है ना कि तांत्रिक अनुष्ठान के बीच ऐसा हो सकता है। अब तुम जल्दबाजी में कोई फैसला मत करो। लेकिन माँ एकादशी तो आज ही है और मम्मी जी तो भाई साहब के साथ इलाहाबाद गई हैं और रोहन अपनी भाभी के साथ में लखनऊ गए। शांति से काम लो। आज शाम 6 बजे से लेकर पूरी रात तांत्रिक अनुष्ठान होगा। तुम्हें किसी भी तरह से रोहन को आज शाम वो बबूत खिलाना है। रोहन शाम तक तो आ जाएगा ना? हिम्मत से काम लो। तांत्रिक महाराज ने कहा है ना कि आज शाम के बाद तुम्हारी सारी बलाएं टल जाएंगी। किसने फोन किया? ये पूछने के लिए कि कब तक घर आओगे। फोन रखो, मैं पहुंच जाऊंगा 1 घंटे में। ये क्या रोहन, तुमने शाम होने से पहले पीना शुरू कर दिया? तुम्हारी वजह से। चलो अभी फोन रखो, मैं पहुंच रहा हूँ। क्या है ये? रिंग तुम्हारे में यू नो जो चीज बाहर मिल सकती है वो चीज घर में भी मिल सकती है ना? ये तो भूख और लत की बात है, जहाँ जरूरत पड़ जाए। वैसे तुम अपने हाथों से पैक बना कर लेकर आई हो, कहीं इसमें कुछ जहर तो नहीं मिला तुम्हें? चलो इधर बैठ। आज हम दोनों
साथ में ड्रिंक करते हैं। Cheers. ये तुम जब पीना छोड़ नहीं सकती तो फिर घर पे बैठ के पिया करो। क्या बात है, लगता है तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया। खुद से बना के दे रही हूँ। मुझे तो एहसास हो पर शायद तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास नहीं हुआ। इसीलिए तो तुमने उस दिन मुझे डांट दिया था। ये भाभी भी है। इन्हें शर्म नहीं आती अपने ही देवर के साथ में बैठ के दारू पीती है। आफ्टर ऑल वो भाभी है तुम्हारी, बीवी नहीं। बीवी मैं हूं तुम्हारी। रोहन, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? हाँ, अपनी इस भाभी के पास में? हाँ, नहीं जाना है। हेलो मम्मी। हाँ शिल्पा बोलो, रोहन आए कि नहीं? मम्मी मैंने उससे वो बबूत पिला दी है। वो बहुत ज्यादा नशे में था मम्मी। रोहन के नाक से खून बह रहा है। उससे कुछ होगा तो नहीं ना? सुनो, उसका खून साफ कर दो और तुम फिक्र मत करो, वो आज के बाद में ठीक हो जाएंगी। और तुम बार बार फोन मत करो, कितनी पूजा चल रही है। अच्छा ठीक है, ओके बाय। दोनों बहुएं कहाँ हैं? बड़ी बहू अपने रूम में है और छोटी बहू जिस कमरे में आप उन्हें कह के गई थी वो उसी कमरे में है। और रोहन? वो तो अभी तक सो रहा है। मैं 10 बजे कॉफी लेके गया था, फिर 1 बजे गया और वो अभी तक सो ही रहा है। 5 बज गया और अभी तक सो रहा है। मैं देख के आती हूँ। रोहन, रोहन बेटा, अरे कब तक सोएगा? रोहन उठो बेटा, चलो। रोहन, रोहन,
रोहन, रोहन बेटा, रोहन आगे खोलो, रोहन, सुबह, आखिरी बार इन्हें किसने देखा था? शिखा ने। वो कल रात रोहन के रूम में गई थी। शिखा कौन? जी, उनकी धर्मपत्नी। उस वक्त रोहन की हालत कैसी थी? इंस्पेक्टर साहब, वो बहुत ज्यादा नशे में थे, तो मैं उनको वहां अकेला छोड़कर वहां से चली आई। कितने बजे गई थी आप? ये कोई 1-1:30 बजे के आसपास। इंस्पेक्टर साहब, रोहन को शराब पीने की वजह से हार्ट अटैक आया है। इससे पहले भी उसे एक अटैक आ चुका है। पोस्टमार्टम के बाद ये बात तो सामने आ ही जाएगी कि मौत की असली वजह क्या है, हार्ट अटैक या फिर कुछ और। एनीवे, आप सबको पुलिस स्टेशन आना होगा, आप सबका बयान होगा। जी अच्छा। इस मनोज की वजह से सब कुछ हुआ है, इसी की वजह से हुआ है। हाँ, मैं ही मनोज हूँ, मैं ही मनोज हूँ ना इस घर में, बाकी सब तो अपने हैं, मैं ही पराई हूँ ना। जिसे जानती हूँ कि तुम नहीं चाहती कि मैं इस घर में रहूं। ठीक है, नहीं रहना मुझे इस घर में, जा रही हूँ मैं। कितनी अजीब बात है, कुछ साल पहले आदमी दर दर के ठोकरे खाने पर मजबूर था, और जब ये बात कोर्ट में साबित हो गई कि रोहन चंद्रकांत शर्मा का बेटा है, तो रोहन रातों रात करोड़पति बन गया। करोड़ों की जायदाद का अकेला मालिक। ये दौलत ही इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है सर। इस सारी दौलत का क्या होगा? माँ, भाई, भाभी, पत्नी सभी मालिक हैं, और इसकी मौत से लोगों की हमदर्दी भी नहीं मिलेगी और राजनीति के रास्ते भी खुल जाएंगे। रोहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। मर्डर, रोहन का कत्ल किया गया है। अब तुम ऐसा करो, घर के सारे सीसीटीवी फुटेज प्ले करवाओ और देखो कि उसके कमरे में कौन कौन गया था और कितने बजे गया था। रिपोर्ट में मौत का समय 1:30 से 2:30 के बीच लिखा है और कातिल कोई घर का ही है। अरे छोड़िए मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। पापा, उस घर में एक आप ही हैं जिसके पास कत्ल की कोई वजह नहीं है। भाई, एक दूसरे को पसंद करके आपने शादी की, फिर भला आप अपने पति को क्यों मारेंगे? लेकिन दूसरा सच ये है कि रोहन को आप नहीं मारा है। क्या 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 कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? ये सब झूठ है, मैंने रोहन को नहीं मारा है। अच्छा, आपने रोहन को नहीं मारा है? गणेश, सीसीटीवी फुटेज से बात पक्की हो जाती है कि उस दिन रोहन के कमरे में आप गई थी। कमरे में आपके फुटप्रिंट, फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। सारे सबूत और डॉक्टर की रिपोर्ट से भी ये बात साफ हो चुकी है कि रोहन का कत्ल आप नहीं किया है। अब आप पुलिस को गुमराह नहीं कर सकती, आपको ये जुर्म स्वीकार करना होगा। मैंने मारा उसे, मैंने मारा उसे। मैं क्या करती इंस्पेक्टर साहब? उसके साथ जिंदगी निभाई ही नहीं जा रही थी। उसी रात को मम्मी से फोन करने के बाद मैं दोबारा उसके कमरे में गई थी। रोहन, रोहन,
मैं क्या करती इंस्पेक्टर साहब, मैं क्या वो साइको था, ये तो मुझे पहली रात को ही पता चल गया। लेकिन मम्मी को लगता था कि तांत्रिक अनुष्ठान के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसमें शायद कोई चेंज आ जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सब कुछ खराब हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। मैंने रोहन को मार दिया। अब सड़ो जिंदगी भर लॉकअप में। एक तांत्रिक ने उन्हें यकीन दिलाया कि अब रोहन की आदतें बदल जाएगी, उसका दिमाग शांत हो जाएगा। अगर इस तरह के अंधविश्वास में ना पड़कर शांति और समझदारी से इस मसले को सुलझाने की कोशिश की गई होती तो शायद इतना बड़ा अपराध ना होता। रोहन आज इस दुनिया में होता, एक पूरा परिवार ही उजड़ गया, पति की मौत और पत्नी गिरफ्तार। हर बार सुनने में यह आता है कि इस तरह की क्राइम के पीछे कोई और वजह होती, लेकिन इसमें तो ऐसी कोई वजह ही नहीं थी। फिर भी क्राइम हुआ, एक कत्ल हुआ। अलर्ट रहिए इस तरह के अंधविश्वास से। छोटी छोटी घटना भी बहुत बड़ी बन जाती है, जानलेवा बन जाती है। इस कहानी में आपने देखा कि कैसे ईर्ष्या, शक, लालसा, अंधविश्वास और गुस्से के कारण एक बसी बसाई गृहस्थी उजड़ गई। इसलिए इंसान को अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना चाहिए, अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए और गलत प्रवृत्ति और गलत लोगों से दूर रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। इसी के साथ मैं गिरीश जैन क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा ऐसे ही किसी अपराध से आपको अलर्ट कराने। तब तक बी अलर्ट, बी सेफ। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।